हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एक कैरियर एकेडमी। तो देखिए हम लोग क्लास 10th के इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज के क्लास में सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम को। यहां पे हमें आज समझना है राष्ट्रीय आय क्या होता है और फिर राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए कौन कौन सी, उसको कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स है, इन सबको जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले राष्ट्रीय आय क्या होता है इसकी हम बात करेंगे। तो होता क्या है कि वर्ष भर में यानी एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित, एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित जितने भी वस्तु हैं और फिर किसी देश में उत्पादित जितने भी सेवा हैं, ये दोनों का हम मौद्रिक मूल्य निकालेंगे और दोनों के मौद्रिक मूल्य निकालकर उसको जोड़ेंगे। जो योगफल आएगा उसे ही राष्ट्रीय आय कहा जाएगा। तो अभी हम समझा दिए इस चीज को कि वर्ष भर में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब देखिए कहने का मतलब यह है कि पूरे देश में एक वर्ष में सभी लोगों के द्वारा कुल जितने भी आय जनरेट किया जाता है, आय अर्जित किया जाता है, उसी को राष्ट्रीय आय कहेंगे। तो आय हम कैसे अर्जित करते हैं? या तो वस्तु की उत्पादन करके आय अर्जित करेंगे या सेवाओं का उत्पादन करके आय अर्जित करेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि क्यों ना हम जितना वस्तुओं का उत्पादन हुआ उसका मूल्य निकाल लें, मौद्रिक मूल्य, और पूरे देश भर में जितना सेवा का उत्पादन हुआ है उसका मौद्रिक मूल्य निकाल ले और फिर दोनों के मौद्रिक मूल्य को जोड़ देंगे। जो योगफल आएगा उसे ही राष्ट्रीय आय कहेंगे। तो देखिए एक बार फिर से हम पढ़ के सुनाते हैं कि किसी भी देश में सभी देशवासियों द्वारा एक वर्ष में अर्जित आय की कुल मात्रा को उस देश की राष्ट्रीय आय कहते हैं। दूसरे शब्दों में वर्ष भर में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अब देखिए राष्ट्रीय आय की गणना की अगर बात किया जाए तो इसके गणना की बहुत सारी विधियां हैं, यानी मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन। नेशनल इनकम के बहुत सारे कैलकुलेशन के मेथड्स हैं और इसी को अभी हम लोग समझेंगे। तो देखिए राष्ट्रीय आय की गणना के प्रमुख 3 विधियां हैं, जिसमें सबसे पहला है उत्पादन गणना विधि। उत्पादन गणना विधि को इंग्लिश में हम कहते हैं प्रोडक्शन मेथड। पहले समझिए प्रोडक्शन मेथड का मतलब क्या हुआ। तो अभी हम लोग जो डेफिनेशन समझे ये प्रोडक्शन मेथड को ही ध्यान में रख के समझाए हैं। उत्पादन गणना विधि की अगर बात किया जाए तो कैसे निकालेंगे इस विधि से हम नेशनल इनकम। तो इसमें बस यही काम करते हैं कि पहले हम देखते हैं कि पूरे देश में वस्तुओं का उत्पादन कितना अधिक हुआ है, मतलब कितनी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन हुआ है। फिर हम देखते हैं कि पूरे देश में कितनी मात्रा में सेवाओं का उत्पादन हुआ है और फिर दोनों का उत्पादन निकालकर और फिर इस वस्तुओं का जितना भी उत्पादन हुआ होगा इसका मौद्रिक मूल्य अलग निकालेंगे, यानी मुद्रा में इसका मूल्य निकालेंगे हम, इसका वैल्यू, और फिर सेवाओं के उत्पादन का भी मनी के फॉर्म में उसका वैल्यू निकालेंगे और दोनों के वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तब इससे हमारा राष्ट्रीय आय प्राप्त होगा और ऐसी विधि को उत्पादन गणना विधि कहा जाता है। अब इसके बाद और देखा जाए तो इसका दूसरा मेथड है आय गणना विधि। तो आइए हम समझाते हैं आपको कि आय गणना विधि क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो ये दूसरा मेथड है हमारा आय गणना विधि। इसको हम कहेंगे इंग्लिश में इनकम मेथड। तो देखिएगा इनकम मेथड में क्या होता है कि यहां पे डायरेक्टली हमें उत्पादन तक नहीं पहुंचना है कि कितना वस्तु या कितना सेवा का उत्पादन हुआ है, बल्कि हमें क्या करना है, हमें डायरेक्टली देखना है कि मतलब एक वर्ष में, वर्ष भर में टोटल देशवासियों के द्वारा, सभी देशवासियों के द्वारा जितनी मात्रा में आय का अर्जन किया गया है उसको ही हम कह देंगे राष्ट्रीय आय। यानी एक अलग तरीका से अगर राष्ट्रीय आय निकाला जाए तो सबसे पहले पूरे देश में जितने भी लोग हैं
सभी लोगों के अलग अलग इनकम को हम जोड़ेंगे कि आप कितना कमा रहे हैं, आप कितना कमा रहे हैं, सारे लोगों के इनकम को अगर जोड़ दिया जाए तो उनके इनकम को जोड़ने से भी देश का टोटल इनकम निकलेगा, जिसको राष्ट्रीय आय कहा जाएगा। और चूंकि यहां इसके पहले वाला मेथड में वस्तु का उत्पादन, सेवा का उत्पादन जितना हो रहा था उसको जोड़ रहे थे, तो उत्पादन गणना विधि था। यहां डायरेक्टली हम सारे देशवासियों के इनकम को जोड़ दिए, इसलिए ऐसे मेथड को आय गणना विधि यानी इनकम मेथड कहा जाता है। और यहां से भी हम जो है राष्ट्रीय आय तक पहुंच सकते हैं। अब आइए तीसरा इसका मेथड है, तीसरा विधि है जिसको हम कहते हैं व्यय गणना विधि। इसको इंग्लिश में बोला जाएगा एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। तो देखिए व्यय गणना विधि में क्या होता है, तो ये राष्ट्रीय आय की गणना करने का यह भी एक प्रमुख विधि है। और इसके अंतर्गत क्या होगा कि हम व्यय के आधार पर यानी देशवासियों के द्वारा जो खर्चे किए जाते हैं, जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उसके आधार पे हम उसके इनकम तक पहुंचते। तो आप खुद से सोचिए कि किसी भी व्यक्ति की अगर इनकम तक पहुंचना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके व्यय को देखना पड़ेगा कि वो कितना खर्च, व्यय का मतलब एक्सपेंडिचर, खर्च, कितना रुपया वो खर्च कर रहा है। और जनरली इस व्यय का मतलब यहां पे उपभोग से है, व्यय का मतलब यहां पे उपभोग से है, कंजम्पशन से, यानी कोई व्यक्ति कितना मात्रा में कंज्यूम कर रहा है प्रोडक्ट्स का, वस्तुओं का, यानी कंजम्पशन। और फिर प्लस विनियोग, समझिएगा, प्लस विनियोग, विनियोग का मतलब यहां पे बचत से है। यानी हम क्या करते हैं कि हमारी जितनी भी इनकम, जैसे मान लीजिए कि हम 50,000 रुपया, अगर हम 50,000 रुपया कमा रहे हैं और फिर इस 50,000 रुपया में अगर मान लीजिए कि 30,000 रुपया हम व्यय कर दिए, खर्च कर दिए, और फिर 20,000 रुपया मेरे पास बच गया, बचत हुआ, तो ये खर्च हुआ 30,000, ये बचत हुआ 20,000। तो जब इस खर्च को और इस बचत को जब हम जोड़ेंगे तो इसको जोड़ने से फिर कितना हो जाएगा, 50,000। यानी इस खर्च और यानी व्यय और बचत दोनों को जोड़ने से आय की प्राप्ति हो जाती है। और वैसे ही हम कैसे निकालेंगे, देखेंगे संपूर्ण देशवासियों के द्वारा कितना व्यय किया गया है, यानी कितना उपभोग किया गया, वस्तुओं और सेवाओं पर कितना खर्च किया गया है, उसको निकाल लेंगे पहले हम। और फिर देखेंगे कि सारे देशवासियों के पास कितना पैसा बचा है। तो जनरली हमारे पास जो पैसा बचता है उसको हम बैंक में जमा करते हैं या किसी दूसरे क्षेत्र में इन्वेस्ट करते हैं। कोई फिक्स्ड एसेट्स जो होता है, जैसे कोई स्थायी संपत्ति खरीद के हम रख लेते हैं, जैसे कहीं जमीन खरीद लिए या कोई मशीनरी, फर्नीचर वगैरह खरीद लिए। तो मतलब कोई भी फिक्स्ड एसेट्स, कोई स्थायी संपत्ति हम खरीद के रख लेते हैं, तो इसको हम कहेंगे विनियोग। आज के युग में हमारे पास जो पैसे बचते हैं हम उसको घर में नहीं रखते हैं, हम उसको मतलब पेटी बॉक्स में नहीं रखते, बल्कि हम उसको कहीं ना कहीं विनियोग करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो बचत की ही राशि को इन्वेस्ट करेंगे ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम जितना भी उपभोग कर रहे हैं और उपभोग करने के बाद जो पैसे बच रहा है जिसको हम विनियोग कर रहे हैं, इस दोनों के राशि को जोड़ेंगे तो इससे हमारा इनकम, टोटल इनकम निकलेगा। तो इसी आधार पे मतलब पूरे देशवासियों के जब व्यय और उसके विनियोग को आपस में जोड़ा जाता है और उसके जोड़ने से भी राष्ट्रीय आय की प्राप्ति होती है, और ऐसे मेथड को व्यय गणना विधि कहा जाता है। और ये तीनों विधियां जो है, तीनों प्रचलित विधियां हैं, तीनों विधियों का उपयोग किया जाता है राष्ट्रीय आय की गणना में। लेकिन इस तीनों में सबसे सहज, सबसे आसान और सबसे अच्छा, सबसे कारगर विधि जो है माना जाता है उत्पादन गणना विधि को, जो 1 नंबर में हम लोग समझे थे। अब आइए आज के वीडियो में हम लोग जो भी समझे हैं उसको एक नजर में देख लेते हैं। देखिए राष्ट्रीय आय को कैसे डिफाइन किए थे हम, वर्ष भर में संपूर्ण देशवासियों द्वारा अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहते हैं। दूसरे शब्दों में वर्ष भर में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को भी क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख विधियों की बात किया जाए तो सबसे पहला विधि क्या है, उत्पादन गणना विधि। जब राष्ट्रीय आय की गणना
वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के आधार पर किया जाता है तो उसे उत्पादन गणना विधि कहते हैं। और इस विधि में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय को प्राप्त किया जाता है। दूसरा है आय गणना विधि, और ये एकदम आसान है। इस विधि के अंतर्गत संपूर्ण देशवासियों द्वारा अर्जित आय को एक साथ जोड़ा जाता है और जोड़ने पर राष्ट्रीय आय को प्राप्त किया जाता है। अब देखा जाए तीसरा व्यय गणना विधि, तो जब राष्ट्रीय आय की गणना लोगों के व्यय के आधार पर, खर्च के आधार पर किया जाता है तो इस विधि को व्यय गणना विधि कहते हैं। और इस विधि में संपूर्ण देशवासियों के व्यय और बचत दोनों को जोड़कर और राष्ट्रीय आय को प्राप्त किया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना करने में कौन कौन सी कठिनाइयां होती है उसको देखना है।